उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार क्यों तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का ध्यान एक वोट बैंक पर अब टिक गया है और वो वोट बैंक है ब्राह्मण वोट बैंक। क्यों आखिरकार तमाम राजनीतिक पार्टियों को अब ब्राह्मण वोट बैंक में दिलचस्पी नजर आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण वोट बैंक ही है जो 2027 के चुनाव में पूरी तस्वीर को पलटता नजर आएगा, और वो भी तब जब इस वक्त साधु संत आपस में बंटते नजर आ रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। एक तरफ जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन अखिलेश यादव खुलकर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ साधु संत ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि स्वामी विपक्ष के साथ मिलकर काम कर। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री जोरदार तरीके से हुई और ये एंट्री ऐसी हुई है जिसे देखकर तमाम राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनका सर चकरा गया है, क्योंकि जो 27 का जो चुनाव है वो अभी थोड़ा वक्त है उसमें, लेकिन उस चुनाव से पहले मायावती ने अपने पत्ते धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए। दरअसल 27 के चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहला ब्राह्मण जो उम्मीदवार है उसे मैदान में उतार दिया है। जालौन की सीट से उन्होंने ये बड़ा खेल किया है। अब क्या ब्राह्मण वोट बैंक पर मायावती की भी नजर है? और क्या ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण वोट बैंक ही है जिसके बंटने से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, और इस वोट के बंटने से फायदा अगर होगा तो वो विपक्ष को होगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर 27 का जो चुनाव है लगभग साल भर का वक्त उसमें जरूर है, और चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो तमाम कवायद कर रहे हैं, वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सहारा अखिलेश ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती भी पीछे नहीं है, क्योंकि तिलक तराजू तलवार ये उनका ही नारा था। और जिस तरीके से तिलक तराजू तलवार बहुत बड़ा मैसेज था, तिलक यानी कि पंडित, और वही ब्राह्मण वोट अब वो खींचने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में घूसखोर पंडित का जो फिल्म का टाइटल था उस पर भी उन्होंने सबसे पहले सवाल खड़ा किया था कि पंडितों को घूसखोर कैसे कहते हैं। सर क्या लग रहा है कि 27 के चुनाव से पहले मायावती की ये तैयारी क्या सभी राजनीतिक पार्टियों से आगे निकल जाएगी? देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश में देखें तो मायावती का जो कद है, जो नाम है, बहुत मजबूत और आला दर्जे की वो नेता हैं, और ये भी देखा जाता है कि उनकी जो बयानबाजी होती है वो बड़ा फर्क डालती हुई नजर आती है। आपने देखा कि किस तरह से 2007 में जो सामाजिक समीकरण होते हैं, जो जातिगत समीकरण होते हैं, उसमें उन्होंने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए अपने दम पर पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाई और ये बताया कि सोशल इंजीनियरिंग जो होती है वो क्या होती है, किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। और मायावती ने ये बता दिया, साबित कर दिया कि उनकी जो पॉलिटिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल जो समझ है, वो बाकी नेताओं से प्लस नजर आती है। इसी तर्ज पर देखा जाए तो एक बार फिर मायावती का जो कह सकते हैं इस समय उनकी पार्टी का जो नजर आता है कि क्या वाकई में 2027 को लेकर वो बहुत सीरियस है। 27 चुनाव से पहले क्या वो तमाम तैयारियां कर लेना चाहती हैं, और क्या एक बार फिर 2007 वाला जो फॉर्मूला है वो 2027 में अपनाती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसको लेकर तमाम तरह की बातें इस समय होती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पहला जो दाव मायावती ने चल दिया है वो दाव उन्होंने जालौन की माधोगढ़ सीट से चला है, जहां से उन्होंने एक प्रभारी बनाए हैं आशीष पांडे के रूप में, और ब्राह्मण चेहरे पर जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर दाव लगाया है वो अपने आप में कई तरह की कहानियां लेकर कहीं ना कहीं सियासी जो माहौल में एक अलग तरह का समय माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ता है। और जाहिर बात है कि बीएसपी के अंदर ये परंपरा रही है कि जो भी नाम
चुनाव के ऐलान होने से पहले प्रभारी बनाए जाते हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाता है। तो आप ये मानकर चलिए कि जो आशीष पांडे को प्रभारी बनाया गया है, उनका नाम टिकट में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो राहुल जी आपने कहा कि जिस तरह की ब्राह्मण राजनीति की तरफ मायावती दिखाई पड़ती है, घूसखोर पंडित वेब सीरीज आती है, उसको लेकर बुलंद आवाज में अपनी बात को रखते हुए नजर आती है कि भाई किसी भी जाति समुदाय वर्ग के नाम को लेकर इस तरह से ओछी हरकत नहीं की जानी चाहिए, और विशेषकर पंडित समुदाय के बारे में, ब्राह्मण समुदाय के बारे में इस तरह की ओछी मानसिकता का परिचय देना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस वेब सीरीज के ऊपर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि तमाम तरह से इस वेब सीरीज का नाम भी बदलता हुआ नजर आया। जो इसके डायरेक्टर है नीरज पांडे, वो भी इसको लेकर माफी मांगते हुए नजर आए। मनोज बाजपेयी इसको लेकर माफी मांगते हुए नजर आए, जो एक्टर थे। तो कुल मिलाकर मायावती का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अब जिस तरह से आपने भी बात को रखा कि मायावती ने 1 साल का समय, जबकि अब देखा जाए उत्तर प्रदेश चुनाव में बचा है, ऐसे में सब रणनीतियां बनाने में तो लग गए। लेकिन मायावती ने उनसे पहले भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक नाम का ऐलान करके कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है कि इस बार वो पुरजोर तरीके से अपनी कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले भी उन्होंने कहा था कि हमें किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाना है, सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब जो है अम्बेडकर विरोधी पार्टियां हैं, इसीलिए हम एकला चलो की नीति पे चलेंगे। और मायावती ने तो यहाँ तक कहा था कि उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो ये बात मानकर चलते हैं कि भाई 2027 के चुनाव में बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना सकती है। तो मायावती ने उसका एक रूप भी यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय को साधने का प्रयास मायावती ने जिस तरीके से अभी से करने का काम शुरू किया है, उससे आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वहीं सपा जो हितैषी बताने का प्रयास करती है, जब आपने देखा ब्राह्मण जो विधायक थे बीजेपी के वो नाराज नजर आए, तो उसको लेकर भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने तमाम तरह के ऑफर उनको दिए, शिवपाल यादव ने तमाम तरह के ऑफर दिए। लेकिन मायावती ने उनसे आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से पहला ही नाम जो अनाउंस कर दिया है ब्राह्मण चेहरा, उससे ये समझ में आता है कि मायावती अपनी रणनीति को अभी से मजबूत बनाकर चलना चाहती है, ताकि हर समुदाय वर्ग तक उनकी पहुंच हो सके। और जो उन्होंने 2007 में किया था वही 27 में भी करती हुई नजर आ सके। तो ये देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 27 के चुनाव से पहले मायावती एकदम जोश में नजर आ रही हैं, एकदम दमखम वो दिखा रही हैं। और क्या ये तस्वीर को पलटने वाला पहला कदम तो नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मायावती ने सबसे ज्यादा अगर फोकस अभी तक किया है पहले चुनावों में, तो वो दलित वोट बैंक पर है, मुसलमान वोट बैंक है। लेकिन अचानक क्यों सभी राजनीतिक पार्टियों की जो दिलचस्पी है वो ब्राह्मण वोटर्स में नजर आ रही है? आखिरकार क्यों मायावती अपना वोट बैंक छोड़कर ब्राह्मण वोट बैंक में दिलचस्पी दिखा रही है? सर जी देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये भी नजर आती है कि अखिलेश यादव को लेकर भी बात कही जा रही थी कि पीडीए का नारा जिस तरह से वो दे रहे हैं, उसको मायावती बहुत अच्छे समझ पा रही हैं कि अगर यहाँ पर पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं तो उनको भी कोई बड़ा यहाँ पर दाव चलना पड़ेगा। आप देखेंगे कि बीएसपी के अंदर हमेशा से ये बात देखने को मिली है कि जो दलित वोट बैंक है वो हमेशा से मायावती की तरफ उनका रुझान रहा है। 20-22% उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक नजर आता है। इसके अलावा अगर मुस्लिम वोट बैंक की तरफ देखा जाए तो 17-18%, और दोनों को अगर यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो ये 40% बनता है। इसमें भी अगर 2-4-5% ब्राह्मण वोट अगर इस तरफ मायावती की तरफ आ जाता है तो सरकार बनाना उनके लिए यहाँ पर आसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी तर्ज पर वो ये शायद मान के चल रहे हैं कि जो फॉर्मूला उन्होंने 2007 में अपनाया था, उसी फॉर्मूले के तहत 2027 में वो चुनाव में जाएंगी। जिस तरह का फायदा उनको उस समय मिला था जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, हो सकता है उसी पे चलकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपनी जो अपने आप को जो है मायावती यहाँ पर मजबूत करती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि 2012 के बाद से लगातार नाकामयाबियां मायावती के हिस्से में आई हैं। अब उनको शायद इतना अनुभव तो हो गया है कि जब तक वो मैदान में पूरी तरह से नहीं उतरेंगी, पार्टी के लिए कोई बहुत बेहतर माहौल नहीं बनेगा। इसलिए मायावती अब पूरी तरीके से फुल फॉर्म में दिखाई पड़ रही हैं और एक के बाद एक बड़े और तगड़े ऐलान करती हुई दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहला दाव यहाँ पर आजमाते हुए आशीष पांडे के रूप में माधवगढ़ से प्रभारी जो बनाया है, उससे संकेत दे दिया है कि वो
तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती हैं और तमाम समुदायों तक अपनी पहुंच को पहुंचाना चाहती हैं, और ये काफ़ी हद तक सफल भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई लोग ये मानकर चलते हैं कि जिस तरह से नसीरुद्दीन सिद्दीकी की जो एंट्री सपा में हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आजम खान जो है वो यहाँ पर बसपा में आते हुए दिखाई पड़ जाए। हालांकि पहले भी इसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब क्या ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो अभी तमाम सियासी जो दाव पेच है वो आने वाले दिनों में काफी हद तक खुलकर सामने आएंगे। लेकिन मायावती का ये सियासी दाव है, इसने बाकी दलों की नींद उड़ाकर रख दी है। जी, अब देखना होगा कि क्या मायावती का ये कदम तमाम राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ेगा, और क्या ब्राह्मण वोट बैंक को बांटने की जो कोशिश विपक्ष कर रहा है उसमें अब अगर वो कामयाब हो गया, तो क्या यूपी का 2027 का जो चुनाव है वो वाकई इस बार बहुत ही अलग दिखने वाला है, या फिर ये भी कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ का ये जो सीएम जो पद है, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो आखिरी चल रही है। ऐसे तमाम सवाल जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि 27 के चुनाव में आखिरकार जनता क्या बड़ा फैसला करती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे और सर को इजाजत दीजिए।